नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं वित्तीय सलाहकार एडवोकेट अमित कुमार। आज समझते हैं इनसे कि आखिर इस बार का जो बजट है मोदी 3.0 का जो मूल बजट है, कह सकते हैं कि पूर्ण बजट है, वो कितना आम जनता को और कितना आयकर देने वाले को छूट दे पाई है। क्योंकि लोग एक इंतज़ार करते हैं कि नहीं, पूर्ण बजट आ रहा है, कुछ न कुछ हमें मिलेगा या आम जनता को मिलेगा, बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो चल रही है कि 12 लाख रुपए तक के शून्य हो जा रहे हैं आयकर। क्या मामला है ये भी समझेंगे। अमित जी, एक सवाल है कि जिस तरह से आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि आयकर में छूट की बात हो रही है। हाँ। तो किस तरह का छूट मिल रहा है? चूँकि 12 लाख तक की छूट, लेकिन जब हम वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, उसमें साफ तौर पर मेरे सामने एक है, आप देख सकते हैं कि ये वित्त मंत्री जी का पीडीएफ डाउनलोड हमने किया था और पढ़ा था, तो इसमें साफ तौर पर लिख रहा है कि 4 लाख तक शून्य है और 12 लाख की बात होती है, और एक जगह 87A की बात हो रही है। आखिर ये 4 लाख तक यहाँ दिखता है, उसके बाद में दिखता है कि 12 लाख तक की शून्य हो गया। ये क्या मामला क्या है? एक्चुअली बात ये है ना कि मेरा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो में सिर्फ 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। पहले वो 3 लाख थी और अभी बढ़ के 4 लाख हो गई है। बट जो मेरा रिवेट 87A के अंतर्गत आता है वो पहले 25,000 थी, वो अभी बढ़कर हो गई है 60,000। 60,000 होने से क्या हुआ है कि जो छोटे स्मॉल टैक्स पेयर है उनको तो फायदा हुई है, बट मीडियम स्केल और बिग बिग स्केल वाले को कोई फायदा नहीं मिलने वाली है। रीजन ये है कि अगर 12 लाख से मेरा 1 रुपया भी अगर हाइयर जाएगा तो मेरे को जो टैक्स स्लैब है वो फिर से वापस आकर 4 लाख पे आ जाएगी। 12 लाख की बात करें तो 12 लाख कौन कमाता है? आम जनता, गरीब आदमी तो कमाएगा नहीं। हर जगह सैलरी देखिएगा तो 15,000, 20,000, कहीं 30,000 मिल रहा है। 1 लाख तक दी जा रही है छूट। तो 1 लाख से जो अगर कह रहे हैं 12 लाख, तो पर महीना अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपये पर मंथ पड़ते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को छूट दी जा रही है, और आम जो जनता है, जो 15-20 हज़ार कमाने वाले हैं, उनका क्या? 15-20 हजार जो कमा रहे हैं ये तो अभी के टैक्स स्लैब में आते ही नहीं है। इनके ऊपर जो इफेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का है, वो मेरे को अभी भी देना पड़ रहा है, आगे भी देंगे और कंटिन्यू देना ही होगा। इनकम टैक्स उनके लिए जो जो पर्सनली साल में एक बार अपना इनकम पे टैक्स देते हैं। और वैसे स्मॉल स्केल वाले जो होते हैं जिनका सैलरी 50 to 1 लाख है, पर प्राइवेट सेक्टर में आ जाइएगा तो सबकी सैलरी जो है ना, अगर मेट्रो सिटी जाइए या चाहे कोई बड़े सिटी में जाइए तो किसी का भी 1 लाख से नीचे नहीं है। सिटी सी अगर देखा जाए तो 12 लाख एबव होता है, बट वो उनका जो दिखाया जाता है उनके अकाउंट में तो भले ही 45 आया 60 आया, बट उनका सीटीसी सब सदा 13 लाख 14 लाख ही जाता है। तो इससे किसी भी सैलरीड पर्सन को फायदा होने वाला नहीं है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बात कर रहे हैं कि उन लोग को जाता है, लेकिन आम जनता जो है, देश की जो आम जनता है, वो तो भी टैक्स भरती है ना, चाहे जैसे भी भरे। हाँ। तो उनको क्या राहत मिला इस बजट में? उनको इस बजट में कोई भी राहत नहीं मिला है सर अभी तक, क्योंकि जीएसटी में मेरा जितने भी है इनडायरेक्ट टैक्सेस वो मेरा बढ़ा है। मेरा एक्सपोर्ट पे टैक्सेशन बढ़ा है। इससे मेरा बाहर से जितने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेशन बढ़ने से क्या होगा, बाहर से जो भी सामान आएंगे वो महंगे होके आएंगे। आज के डेट में अगर हर चीज़ महंगाई दिनों दिन बढ़ते ही जाएगी। हाँ, महंगाई दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। रीजन है क्योंकि आप एक पेपर भी खरीदने जा रहे हैं तो इसका रॉ मटेरियल बाहर से आती है। जब बाहर चाइना से आती है, अगर हम चाइना को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो लास्टली हम ही के ऊपर गिरने वाला है। प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब पेपर का प्राइस बढ़ेगा तो आम पब्लिक तो रोएगा ही रोएगा। लेकिन जो वित्त मंत्री जी का जो भाषण है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लें। एक ये जो 4 लाख से तक शून्य है, 4 से 8 लाख तक 5%, ये है कैसे? यहाँ पे कुछ और माने पेपर में कुछ और, भाषण में कुछ और, ये विरोधाभास दोनों दिख रहा है। इस पे क्या कहेंगे? भाषण में त्रुटि हो गई थी। ये भाषण के बीच में बोल दी थी 12 लाख रुपए तक का छूट सबके लिए, जो गलत है। 12 लाख तक का छूट है बट वो सबके लिए नहीं है। 87A के अंतर्गत में रिबेट मिला इसके कारण है। मतलब 12 लाख आपका फ्री अमाउंट नहीं है,
गवर्नमेंट की तरफ से आपको जस्ट लाइक एक सब्सिडी मिल रही है 87A में, जो आपको मिलने वाला है, पर इसका एक प्रॉब्लम भी है। आपका जो इन्वेस्टमेंट 80C के अंतर्गत में करते थे 1.5 लाख रुपया तक, 2 लाख रुपया तक, आपको हाउसिंग लोन का जो फायदा मिलता था वो सब का रिबेट खत्म हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी 12-13 लाख रुपया है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बढ़कर 75,000 हो जा रही है 50 से। ओके है, पर आप सोचिएगा कि हम हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन ले लें, हम अपने घर बनाए उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लें, 80C में हम सब FD 5 ईयर्स के लिए टैक्स के छूट के लिए करते थे, LIC में इन्वेस्टमेंट करते थे टैक्स बचाने के लिए, तो ये सब का रिबेट फिर आप नहीं ले पाएंगे न्यू स्कीम में। मतलब कि इधर नहीं घुमा के कान पकड़ ही लिया गया है बिजनेस। हाँ, बिजनेसमैन का कान पकड़ लिया गया है। आपका इन्वेस्टमेंट में कहीं पे कोई फायदा दिया नहीं गया है। जब आपका इन्वेस्टमेंट में कोई फायदा है नहीं तो पब्लिक या तो इन्वेस्टमेंट डाउन करेगी और नहीं तो फिर टैक्स भरेगी। एक सवाल और है कि कहाँ तक उचित लगता है कि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसको सब्सिडी दी जा रही है, और जो व्यक्ति 15 से 20 हज़ार कमा रहा है उसको हर एक सामान पे GST के रूप में ज़्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं, कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, दोनों 2 चीज़ है। पहला तो जो इनकम टैक्स है 1 लाख रुपए पर, ये मेरा प्रॉपर अपना पर्सनली जो इनकम उस पे टैक्स देना पड़ रहा है। दूसरा हो गया जीएसटी। जीएसटी ऐसा चीज़ आज के डेट पे है कि जीएसटी में टैक्सेशन रेट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट को जीएसटी पे ध्यान इनकम टैक्स से ज़्यादा देना चाहिए। टैक्सेशन रेट जो इनकम टैक्स का है वो साल में 1 बार आपके ऊपर गिरता है और वो भी एक सर्टेन अमाउंट तक गिरता है, पर जो जीएसटी आपको डेली बाई डेली हर चीज पे लग रहा है और आपका डेली नीडेड जो सामान है उस पे जीएसटी रेट जो सीतारमन बढ़ाई वो गलत है। अगर आज हम रेंट पे रह रहे हैं तो मेरे ऊपर रेंट के ऊपर भी टैक्सेशन है। अगर हम एक सामान खरीदने जाते हैं चॉकलेट, वो मेरा टैक्सेशन है। चॉकलेट आपको क्या लगता है प्रीसियस कोई बहुमूल्य चीज है, पर मेरे चॉकलेट के ऊपर आज टैक्सेशन 28% है। अपन का कपड़े के ऊपर भी टैक्स है। 5% है। कपड़े के ऊपर जाइए आपको सीधे 5% है। मतलब आप जन्म से लेके लास्ट मरण तक वहाँ तक टैक्सेशन है। हॉस्पिटल में अगर जाइएगा तो नॉर्मल सर्जरी तो ठीक है, पर आप ट्रांसप्लांट बाल वगैरह का कुछ अथी का कराने जाते हैं तो वहाँ पर भी 18% आप टैक्स देते हैं। मतलब आप अपना बाल को भी सही से आप संवार नहीं सकते हैं। डॉक्टर को भी 18% देना तो आपसे ही लेके देगा। कुल मिलाकर के अगर जनता को राहत देना है तो सरकार को कम से कम GST पे राहत देनी चाहिए थी। तो GST बढ़ रहा है और जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं उनको सब्सिडी दी जा रही है। हाँ, हाँ, बस उधर से एक साइड से आपसे पैसे ले रहे हैं, दूसरी तरफ से सब्सिडी देकर खुश कर रहे हैं। इनकम अगर मेरा 1 लाख है तो 60 हज़ार करीब हम लोग तो लग रहा है टैक्सी पे भरने में लगा दें। अब तक तो इनकम में 60,000 टैक्स ही है। अगर 1 लाख आप कमा रहे हैं तो आपको 52% तक टैक्स भर रहे हैं। मतलब 52,000 रुपये सीधा सीधी आपका टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आपका निकल जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं आम जनता को राहत देने के नाम पे सिर्फ ऊपर से दिखाया गया है कि 12 लाख तक छूट, इसमें छूट, इसमें छूट, लेकिन वाक़ई अंदर तक में कुछ छूट मिला नहीं है। नहीं, अच्छा, पहले होता था इंडेक्सेशन होता था। जैसे आज हम अगर पेन खरीद रहे हैं, इसका दाम 100 रुपये एक इस साल होगा तो अगले साल 100 नहीं 120 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जितना मेरा फिक्स है सर, उस पर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन पिछले बार ही हटा दी थी सीतारमन जी। इस बार भी कम से कम उनको इम्प्लीमेंट करके वापस लाना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है कि जितना हम सब जमीन खरीदते हैं, अगर 5 लाख रुपए का जमीन खरीदते हैं, अगर 10 साल के बाद बेचेंगे तो उसका वैल्यू 5 लाख नहीं होगा, 30 से 40 लाख 50 लाख भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर उस टाइम हम 100 रुपया हम यूज किए होंगे तो वो यूजेबल रुपए का वैल्यू भी 10 साल के बाद बढ़ेगा। वो 100 रुपया बढ़ के कम से कम 200 रुपया तो जरूर बन जाएगा। उसी हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअल जो हम 5 लाख रुपए में खर्च करके खरीदे थे, 10 साल बाद कम से कम 10 लाख का तो मेरा प्रॉपर्टी बन जाएगा, जिसमें हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे सिर्फ 40 में 20 लाख रुपया। तो हमको एक्चुअल में टैक्स देना चाहिए 20 लाख पे। पर सीतारमन जी जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन हटाई ना, इस आज के डेट पे कि अगर आप 40 लाख का कोई सामान बेच रहे हैं तो जहाँ पे 20 लाख का प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना चाहिए था, वो चीज़ आपको आकर सीधे सीधे 35 लाख पे देना पड़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टैक्स अलग ढंग से ले लिया जा रहा है आपसे। दूसरी चीज, जैसे बहुत से लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं,
सेल्स पे रेट है वो अलग से है, वो आपका ए स्लैब में नहीं आता, उसका फिक्स परसेंटेज है 12.5। शेयर मार्केट वाला जा रहा है। उनसे भी वसूला जा रहा है और उसका कोई अथी भी नहीं है। अगर आप वहां से 100 रुपया भी कमा रहे हैं ना तो उस पर भी 12.5 आपको टैक्स देना ही देना है। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि हम 4 लाख वाले में हैं। हम मीडिया मीडिया वाले पे भी टैक्स है, कैसे नहीं? आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर 10 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं तो 10 रुपए का 12%, 1.25 रुपया तो हम जमा कर ही रहे हैं टैक्स में। कोई भी वर्ग से छूता नहीं रहा, मतलब हर जगह से पैसा उगाही कर लेना है। बस पैसा उगाही करना है। और बात जानना चाहता हूँ इसमें कि एमएसएमई के थ्रू जो बिजनेस करते हैं लोग, जो छोटे सूक्ष्म उद्योग वाले लोग हैं, उनको भी कुछ राहत मिला या फिर बोलने के लिए तो बहुत राहत मिला, पर एक्चुअल में कुछ मिलता नहीं है। रीज़न है कि आपको कमांड करना था बैंकिंग सेक्टर पे। आप छोटे लोगों को पास पैसा नहीं होता बिजनेस करने के लिए, वो लोन के लिए बैंक में जाते हैं। तो बैंक में हम आ जाते हैं तो आप बोलते हैं एमएसएमई के थ्रू में आप अप्लाई कीजिए, आपको विदाउट सिक्योरिटी लोन मिल जाएगा। पर आज के डेट पे गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है, अगर कोई बिजनेसमैन एनपीए हो जाता है तो उसके एवज में गवर्नमेंट को टैक्स पैसा पेमेंट करना पड़ता है बैंक को। वो बैंक को पेमेंट उतना करते नहीं है। इसके कारण आज के डेट पे ना तो बैंक जो है वो एमएसएमई के थ्रू में लोन देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके पैसा डूब रहा है ज़्यादा, बच रहा है कम। दूसरी चीज़, एमएसएमई में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक फाउंडेशन भी है, वो आपको समझना होगा। पिछले साल से ही ये कंटिन्यू है, जिसको लोग आज तक के जल्दी देखते नहीं। अगर आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी पेमेंट 45 दिन के अंदर कर देना है सामने वाले को। आपको पैसा मिले चाहे नहीं मिले, आपका कस्टमर आपको अगर पैसा नहीं देता है और वो इस एमएसएमई के अंतर्गत नहीं आता है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप एमएसएमई में हैं और सामने जो आप जिससे आप परचेज कर रहे हैं वो भी एमएसएमई में है, तो आपको विदिन 45 डे के अंदर में पैसा जमा कर देना है, नहीं तो आपको 100% टैक्स जमा करना है। मतलब 45 दिन में 100 रुपया अगर आपको टैक्स पेमेंट करना था और 100 रुपया पेमेंट नहीं कर पाए तो 100 रुपया टैक्स के रूप में भी जमा कर दीजिए इनकम टैक्स में। जिस दिन आप पेमेंट कीजिएगा उस दिन रिबेट मिलेगा। तो एक तरह से ये तो एक बर्डन हो गया कि आपको टाइम पीरियड बांट दिए, इतने दिन में आपको काम करके कंप्लीट करना है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ही बना रहे हैं। स्मॉल स्केल पे काम नहीं कर पाएंगे। नए नए लोगों के पास काम करने के लिए टाइम चाहिए, वो तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मान के चलिए अगर इस टैक्सेशन की अगर बात करें तो मान के चलिए हम लोन लेते हैं, 10 लाख का लोन लेते हैं, तो उसमें क्या इससे छूट मिल पाएगी? इसमें छूट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले होता था हाउस का इनकम का इंटरेस्ट का भी हमको छूट मिल जाती थी, पर अब आपको हाउस इंटरेस्ट का भी छूट नहीं मिलेगी। शिक्षा को लेकर के या रोजगार को लेकर के इस मतलब इस टैक्स प्रणाली में जो नए रोजगार खुलेंगे, अगर ये हाल रहा तो नए रोजगार खुलेंगे क्या? हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कोई खोलने का, क्या लगता है? नया रोजगार हिम्मत करने का तो बात छोड़ दीजिए, सारा रोजगार आज के आपका लखनऊ का, कानपुर, सूरत, तो वहाँ से बहुत सी इंडस्ट्रीज वाले अपने इंडस्ट्री को बंद करके शिफ्ट कर रहे हैं, या तो दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं या फिर कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं। रीजन ये है कि उनके पास टैक्सेशन का इतना प्रेशर पड़ रहा है ना, वो काम ही नहीं कर पा रहे। अगर आप आज जीएसटी ऑफिसर की तरफ से अगर कोई भी बिजनेसमैन गलती से ओमिशन भी कर दे तो वो ओमिशन मानने को रेडी नहीं, वो सीधे फ्रॉड में गिनती कर रहे हैं। 2017 से लेकर अब तक जितनी भी पावर है जीएसटी ऑफिसर के पास में, अभी तक न तो इनका कोई ट्रिब्यूनल बना है। अगर इनके पास अपना कोई कोर्ट नहीं है तो लोग फरियाद करने जाएंगे कहाँ? जीएसटी के जो अफसर हैं अगर एक बार निर्णय ले लिए तो बस वही लास्ट होगा। ही लास्ट आपका निर्णय होगा। आप उस पर फाइट करते रहिए, वो अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपका जब तक DRC 7 वो नहीं कर देते हैं तब तक आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। पहले क्या होता है, जैसे किसी भी टैक्सेशन का एक अपना कोर्ट होता है, जिसमें अगर उनका ऑफिसर बात नहीं सुनता है और उनको लगता है कि हम सही हैं तो वो अपने उस
टैक्स के अंदर में उनके कोर्ट में ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। पर यहाँ अभी तक जीएसटी 2017 से आपका 2024 7 साल और इनका कहीं पे भी एक ट्रिब्यूनल नहीं बना पाया। अच्छा, एक सवाल है, लास्ट सवाल और आखिरी सवाल मैं करूँगा कि जिस तरह से जो आया है यह बजट, मतलब आम जनता को राहत नहीं है और सिर्फ 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले को ही सब्सिडी दी जा रही नहीं है, उनको बस 1 लाख वाले को थोड़ा सब्सिडी एक झुनझुना पकड़ा दी गई है इनकम टैक्स के नाम पे, और जीएसटी में उनका रेट बढ़ाकर वापस खींची जा रही है। है। तो आपने देखा जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पर बात कही कि आम जनता को तो राहत है नहीं, क्योंकि जीएसटी में अगर राहत मिलता तो हो सकता है आम जनता खुश होती इस बजट को लेकर के। हालांकि जो 12 लाख की जो बात आप सुन रहे थी, 12 लाख तक लोगों को शून्य देना पड़ेगा, वो भी शून्य है नहीं, क्योंकि उनकी स्पीच में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लगभग 4 लाख तक 4 लाख तक छूट है, जीरो है। और बाकी जो है 1 लाख तक जो कमा रहे हैं महीना का, उन्हें सिर्फ छूट दी गई, सब्सिडी दी गई है। सवाल यहाँ यह नहीं है कि उन्हें छूट दी गई है, सवाल यहाँ यह है कि 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले को सब्सिडी दी जा रही है, और जो 15,000 5,000 या डेली का 200 रुपये कमाने वाले लोगों से नमक में जीएसटी के रूप में टैक्स देना पड़ रहा है उन्हें। एक नमक खरीदने, यूँ कहें कि मृत व्यक्ति जो है ना, उसके कफन पर भी टैक्स है 5% का। तो कह सकते हैं कि अगर जीएसटी पे छूट देती सरकार, तो हो सकता है देश की 70% जनता खुशहाल रहती।